दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको जो टॉपिक समझाने जा रहा हूँ उसका नाम है गयासुद्दीन बलबन, जिसका शासनकाल दोस्तों 1266 से लेकर के 1287 ईस्वी होता है। लेकिन दोस्तों, किसी किसी पुस्तक में इसका जो शासनकाल का आरंभ होता है वो 1265 ईस्वी को दर्शाया जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो आपको पहली प्राथमिकता 1265 ईस्वी को देनी है। क्लियर दोस्तों। एक चीज और याद रखना, गयासुद्दीन बलबन जो है दोस्तों वह गुलाम वंश का 9वां शासक है। और इससे पिछला जो मैंने आपको कराया था रजिया सुल्तान, जो कि दोस्तों गुलाम वंश की 5वीं शासिका होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों, ये 5वीं से डायरेक्ट हम 9वें शासक पर कैसे आ गए दोस्तों। इसके बीच में 6ठा, 7वां और 8वां, ये जो तीनों थे दोस्तों वो ये हैं बहरम शाह, अलाउद्दीन महमूद शाह और 8वां जो है नसरुद्दीन महमूद। ये तीनों होते हैं दोस्तों, ये तीनों ही सिर्फ नाम मात्र के होते हैं, ये अयोग्य होते हैं। इनसे शासक या कह सकते हैं हमें इनके ये जो है तीनों सही रूप से शासन को नहीं चला पाते थे। क्लियर दोस्तों। अब क्लियर हो गया। जो रजिया सुल्तान थी वो 5वीं शासिका थी। छठा तो जो था दोस्तों वह बहरम शाह था और बहराम शाह था। और 7वां जो था अलाउद्दीन महमूद शाह। और हमारा 8वां है नसरुद्दीन महमूद। और हमारा 9वां कौन है, जो आज का हीरो, जो कि गयासुद्दीन बलबन। तो आइए अपना पहला टॉपिक के स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा पहला पॉइंट, कहता है रजिया सुल्तान के बाद बहरम शाह, अलाउद्दीन महमूद शाह और नसरुद्दीन महमूद नामक जो शासक सल्तनत की गद्दी पर बैठे। ये सभी नाममात्र के शासक थे। नसरुद्दीन महमूद कुरान की आयतें लिख करके और टोपी सी करके अपना जीविकोपार्जन करता था। दोस्तों, जो ये गुलाम वंश का 8वां शासक था जिसका नाम था नसरुद्दीन महमूद, वह कुरान की आयतें लिखता था। कुरान की आयतों को लिख करके और टोपी सी करके जीविकोपार्जन करता था। दोस्तों, ये वो टोपी नहीं है जो हिमेश रेशमिया पहनता था। ये वो टोपी नहीं है दोस्तों, ये वो टोपी है जो मुसलमान भाई लोग ईद के दिन पहनते हैं। तो वह वही टोपी सी करके अपनी लाइफ को सरवाइव करता था। कौन? नसरुद्दीन महमूद, जो कि गुलाम वंश का 8वां शासक था। क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट। कहता है कि नसरुद्दीन के शासनकाल में हलाकू नामक मंगोल नेता ने भारत पर आक्रमण किया। किसने दोस्तों? हलाकू नामक मंगोल नेता ने नसरुद्दीन के शासनकाल में भारत पर क्या किया? आक्रमण किया। ये याद रखना दोस्तों, मंगोल के किस नेता ने, किस नेता ने दोस्तों? हलाकू नेता ने किसके शासनकाल में? नसरुद्दीन के शासनकाल पे। और कहाँ आक्रमण किया? भारत पर आक्रमण किया। क्लियर हो गया। ओके, आगे चलते हैं। नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली का सुल्तान बना। जब हमारे गुलाम वंश के 8वें शासक की मृत्यु हो जाती है तो बलबन जो होता है वो 9वां जो शासक बनता है वह दिल्ली का सुल्तान बनता है। क्लियर दोस्तों। आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है दोस्तों बलबन इल्तुतमिश के 40 सरदारों के दल तुर्कान ए चिहलगान का सदस्य था। जो कि दोस्तों आपको याद होगा, जब मैंने इल्तुतमिश का टॉपिक कराया था तो इल्तुतमिश ने ही दोस्तों 40 सरदारों का एक गुट बनाया जिसका नाम तुर्कान ए चिहलगानी या तुर्कान ए चिहलगान दोस्तों ये नाम दिया। ठीक है, उसी में से एक था बलबन। ठीक है, और ये जो गद्दी संभालते ही दोस्तों उसने इस जो 40 सरदारों का दल था उसको समाप्त कर दिया। क्लियर। अब एक चीज और बताता हूं दोस्तों, जो बलबन था इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। क्या लिखा है हमारा ये पॉइंट, कहता है कि बलबन ने खुद को ईरानी हीरो अफरसियाब का वंशज बताया। जो बलबन ने अपने आप को बोला कि मैं जो ईरानी हीरो हैं वो अफरसियाब का वंशज बताया। ये इतना खास नहीं दोस्तों, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं। अगला चलते हैं। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलग खां की उपाधि दी। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि दी दोस्तों? उलग खां की उपाधि दी। क्लियर। आगे चलते हैं साथियों। हमारा अगला पॉइंट
क्या कहता है दोस्तों कि बलबन ने दिल्ली के इर्द गिर्द बसे मेवाती डाकुओं का दमन किया। कभी कभी पेपर में पूछ सकता है, जो दिल्ली के आसपास में जो मेवाती डाकू थे उसका दमन किसने किया दोस्तों? बलबन ने किया। क्लियर? आगे आगे चलते हैं दोस्तों, ये एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लाइन है। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव प्रारंभ किया। किसने दोस्तों किया था? बलबन ने ही, जो दोस्तों फारसी के रीति रिवाज के अनुसार नवरोज का एक उत्सव प्रारंभ करवाया। दोस्तों दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो नवरोज का त्यौहार होता था वो किस प्रकार से मनाया जाता था। दोस्तों ये जो नवरोज, या नवरोज कह लो या नवरोज कह लो, ये एक फारसी वर्ड है। ईरानी में दोस्तों इसको कहा जाता है नववर्ष का नाम दिया गया। जो ये नवरोज को ईरानी भाषा में अगर हम बात करें तो इसको नववर्ष कहा गया, जिसे फारसी में नया साल कहा जाता है। ठीक है, मुख्यतः दोस्तों ईरानियों द्वारा जो था दुनिया भर में मनाया जाता था। ये कौन मनाता था नवरोज त्यौहार? पूरे ईरानी मनाते थे, क्योंकि ये ईरानी का हीरो कहलाता था, ये ईरानियों का ये वंशज कहलाता था। इसलिए ये मुख्यतः रूप से दोस्तों ईरानियों द्वारा पूरी दुनिया भर में मनाया जाता था। यह मुख्यतः दोस्तों प्रकृति प्रेम का उत्सव है। ये जो है प्रकृति से प्रेम करना था, हरियाली का, है ना, उत्सव मनाना था, प्रकृति के उदय से, ठीक है, मतलब ताजगी से, हरियाली से, ये होता था दोस्तों। ठीक है, नवरोज का अर्थ होता है एक हमारा नया जीवन कह लो दोस्तों, या इसको इनके फारसी में नया साल भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो दोस्तों ये किसने चलाया था? फारसी रीति रिवाज में किसने चलाया नवरोज का त्यौहार? बलबन ने। किसने चलाया दोस्तों? बलबन ने। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि नवरोज का त्यौहार किसने मनाया? बलबन ने। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट, बलबन ने दोस्तों दीवान ए बरीद नामक एक नए विभाग की स्थापना करी। दोस्तों बताओ क्यों? अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट्स में बताना दोस्तों, लेकिन मैं आपको भी बता देना चाहता हूं दोस्तों कि बलबन ने दीवान ए बरीद मतलब गुप्तचर विभाग नामक का एक नया विभाग की स्थापना करी। इसी दोस्तों इस गुप्तचर विभाग के द्वारा ही बलबन के शासन काल की सफलता मिलती है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें दोस्तों, बलबन के शासन काल की सफलता का मुख्य श्रेय उसका गुप्तचर विभाग था। दोस्तों जो उसके गुप्तचर है ना दोस्तों, जो एजेंट थे, सीक्रेट एजेंट, इन्हीं के द्वारा ये बलबन जो है हर जगह जहां युद्ध करता था वह कहीं ना कहीं सफल होता था। क्लियर हो गया साथियों? ओके, इसके बाद दोस्तों एक और लाइन मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं दोस्तों, कि याद रखना साथियों, बलबन ने ही नवरोज त्यौहार बनाया था। ठीक है, और बलबन ने ही मेवाती डाकुओं का दमन किया था। ये याद रहेगा हमें दोस्तों। ठीक है, एक चीज और बताना चाहता हूं दोस्तों कि बलबन ने एक षड्यंत्र के द्वारा ही 1200 दोस्तों 1200 कितने में 1246 में साथियों इसने अलाउद्दीन महमूद शाह को सुल्तान के पद से हटा करके नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया था। एक बार फिर बताना चाहता हूँ, बलबन ने दोस्तों 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन महमूद शाह को सुल्तान के पद से हटा करके नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। क्लियर साथियों? ओके, उसके बाद आगे बताता हूँ साथियों इसमें क्या हुआ। याद रखना, गुप्तचर वाला मैंने बताया दीवान ए बरीद, ये एक गुप्तचर विभाग था जिसके द्वारा दोस्तों बलबन को हमेशा सफलता प्राप्त होती थी। अगला चलते हैं दोस्तों, 1279 में बंगाल के तुगरील बेग ने बलबन के खिलाफ विद्रोह किया। मतलब कि बंगाल जो था दोस्तों, बंगाल का एक शासक था जिसका नाम था तुगरील बेग ने बलबन के खिलाफ विद्रोह किया। कब दोस्तों? 1279 में। ठीक है, अगला पॉइंट, फारसी के महानतम कवि अमीर खुसरो बलबन के दरबारी कवि थे। पेपर में पूछ सकता है साथियों कि अमीर खुसरो जो थे वह बलबन के क्या थे? वह क्या थे दोस्तों? दरबारी कवि थे। कभी कभी पूछ लेता है दरबारी कवि थे, दरबारी विशेषज्ञ थे, या वो एक संगीतकार थे, कौन थे? तो हमें पता होना चाहिए कौन थे दोस्तों। अमीर खुसरो बलबन के दरबारी कवि थे। क्लियर? अगला पॉइंट क्या कहता है साथियों हमारा,
यस, कहता है कि उसने दीवान ए विजारत, जिसे हम बोलते हैं राजस्व विभाग, मतलब कि फाइनेंस एक तरीके से डिपार्टमेंट बनवाया उन्होंने, और एक दीवान ए अर्ज मतलब कि सैन्य विभाग, जहाँ पे उनके सिपाहियों का एक विभाग बनाया था दोस्तों, की स्थापना करी। ठीक है, अगला पॉइंट, बलबन ने ही दोस्तों सिजदा प्रथा चलाई थी और पाबोस की प्रथा चलाई थी। मैं आपके लिए दोस्तों एक चित्र लाया हूं जिसको आप देख करके आसानी से पता लगा सकते हैं। दोस्तों ये चित्र आप देखें, ये रहा। यहाँ पर दोस्तों ये क्या हो रहा है, सिजदा, यहाँ पे सिर झुका रहा है। ठीक है, सिजदा हो रहा है मतलब कि कमर, देखो यहाँ पे इस चित्र में आपको दिख रहा होगा दोस्तों। यहाँ पे इसमें आधा ही आदमी बेंड होकर के सरदार को एक नमस्कार कह रहा है या आदाब कह रहा है, मतलब कि अपने आप को झुका रहा है, सरेंडर कर रहा है। ठीक है, और वहीं पाबोस जो होता है दोस्तों, राजा के चरणों को चूम करके, ये होता है पाबोस। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्लियर हो गया होगा। सिजदा सिजदा की प्रथा बलबन ने चलाई दोस्तों। ठीक है, अपने ही दरबार में। और उसमें क्या था दोस्तों, सिजदा में एक राजा के सामने अपने आप को आधा कमर से बैंड करके आदाब नमस्कार जैसे करते हैं, इसे बोलते हैं सिजदा। ठीक है, और पाबोस जो होता है दोस्तों, वह होता है जब हम पूरे लेट करके जो दरबार के राजा के या कह ले सुल्तान को उसके पैरों के समक्ष उसको चूमा जाता है पूरा लेट करके, तो उसी को कहा जाता है पाबोस। अब क्लियर हो गया पाबोस और सजदा में। ठीक है, सिजदा। ओके, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर। और याद रखना साथियों, एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि बलबन ने ही दोस्तों लौह ए रक्त की नीति को आरंभ किया था। लौह ए रक्त की नीति का पेपर पूछ सकता है, लौह ए रक्त की नीति का आरंभ किसने किया दोस्तों? तो हमें पता होना चाहिए लौह ए रक्त की नीति और हम नवरोज त्योहार, ये सब हमें पता होना चाहिए किसने किया था दोस्तों। किसने किया था दोस्तों? बलबन ने किया था। अब यहीं पे दोस्तों एक चीज और हम जान लेते हैं कि लौह ए रक्त की नीति का अर्थ क्या होता है। दोस्तों इस नीति का जो अर्थ था, शत्रुओं के प्रति क्रूर होना, तलवारों का प्रयोग करना, कठोरता और सख्ती से और खून बहाना, मतलब कि हमें दुश्मनों का सही से मुकाबला करने को लौह ए रक्त की नीति चलाई थी। किसने? बलबन ने। क्लियर दोस्तों। और एक चीज और आपको बताना चाहता हूं साथियों, यहाँ पर जो बलबन था वह क्या था दोस्तों? बलबन ने ही कुरान की, इसने ही अपने जो शासन को आधार बनाया, वो कुरान के नियमों को बनाया। उसने किसको बनाया दोस्तों? कुरान के नियमों को उसने आधार बनाया कि कुरान के आधार पर ही मुझे अपने शासन को चलाना है। 1200 दोस्तों 86 में 86 ईस्वी में उसके शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसमें उसके पुत्र महमूद खां की मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, किसकी मृत्यु होगी? महमूद खां की। किसके पुत्र की? बलबन के। ठीक है दोस्तों, और बलबन की मृत्यु पुत्र के शोक से हुई थी दोस्तों। ठीक है, पुत्र की, यहाँ देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है, यस, यहाँ पे दोस्तों क्या है हमारा पॉइंट, ये रहा, ये पहला पॉइंट क्या लिखा दोस्तों? बलबन की मृत्यु पुत्र शोक में हुई थी। ठीक है, अगला, गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद का 3 वर्षीय पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स था, जिसकी हत्या करके जलाउद्दीन फिरोज जो था खिलजी, उसने खिलजी वंश की स्थापना करी। एक बार और फिर बताना चाहता हूँ, गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद का 3 वर्षीय पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स था, जिसकी हत्या करके जलाउद्दीन फिरोज जो था खिलजी, उसने खिलजी वंश की स्थापना करी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। आज के धारावाहिक के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम समझेंगे किसके बारे में? खिलजी वंश के बारे में, जिसका शासनकाल 1290 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। तो आज की इस क्लास में आपने दोस्तों गयासुद्दीन बलबन, जो कि गुलाम वंश का 9वां शासक था, जिसके आपने महत्वपूर्ण पॉइंट क्लास में याद
कर लिए होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, जिसमें हम समझेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश में कितने शासक हुए और उनका शासनकाल क्या था। नमस्कार दोस्तों।